नमस्कार, दूरदर्शन हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भारती और आप देख रहे हैं कार्यक्रम किसान। आज हमारी चर्चा का विषय है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। एक बार स्वामी विवेकानंद एक गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव के हालात काफ़ी मुश्किल में हैं। एक युवक उनके पास आया और कहा कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं, परंतु उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलता नहीं है और उन्हें लगता है कि वो समय से पिछड़ते जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर उनके गांव के लोगों में मेहनत करने की लगन और आगे बढ़ने का आत्मनिर्भर विश्वास है तो हो सकता है वक्त लगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका गांव विकास की राह पर आगे ना बढ़े। आज हमारा देश सिर्फ शहरी विकास नहीं बल्कि गांव के तौर पर भी विकास कर रहा है और इस विकास में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जैसी संस्थाएं एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आज हमारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नाबार्ड के एक विशिष्ट अधिकारी श्रीमती निवेदिता तिवारी जी ने राब्ता कायम किया। श्रीमती निवेदिता जी, स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले चीज़, नाबार्ड क्या है और इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी जी। और इसकी स्थापना एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा की गई थी और हमारा मुख्य उद्देश्य इस संस्था की स्थापना में ये थी कि हम एक फोकस्ड अटेंशन कृषि और ग्रामीण विकास को दे पाएँ। अगर आप नाबार्ड एक एक्रोनिम है, उसका अगर पूरा आप देखते हैं उसकी क्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो हम एक डेवलपमेंट वित्तीय संस्था के रूप में हमारी स्थापना हुई थी और ये एक हमारा मुख्य ध्येय था कि जो ऋण है, ऋण की प्रवाह ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह से हो, हर एक किसान को, हर एक ग्रामीण भाई बहनों को जिनको भी ऋण की ज़रूरत है उसकी प्रतिपूर्ति हो। और शुरू से ही नाबार्ड इस लक्ष्य के पीछे अपना ध्यान फोकस किया रखा है और हम ये कोशिश हमारी रहती है कि सिर्फ हम ये नहीं कि क्रेडिट फ्लो बनाए रखें, क्रेडिट और ऋण को लेने के लिए भी आपको अपने किसान भाइयों को, अपने ग्रामीण भाइयों को थोड़ा सा सशक्त करना पड़ेगा और इसलिए हम डिमांड साइड की तरफ भी बहुत ही सा कार्य करते हैं। और ये जो आप कार्यक्रम में जो विश्व मृदा दिवस जो दिसंबर 5 को मनाई जाती है उस पर आपने आमंत्रित हमें किया है, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि ये जो प्राकृतिक संस्थानों का प्रबंधन, ये जो मुद्दा है, ये अभी बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। खासकर हमारे पंजाब हरियाणा राज्यों में ये बहुत ही एक चिंतनीय विषय है जिस पर बहुत सारा काम भी हम लोग कर रहे हैं और कोशिश ये हमारी रहती है अपने विभिन्न प्रोग्रामों और प्रोजेक्ट्स के साथ सभी अन्य हितधारकों के साथ मिलकर हम काम करते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो आपने कहा कि विकास जो हमारी सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत विकास हो रहा है। इसमें नाबार्ड एक बहुमूल्य योगदान प्ले करता है और हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे ग्रामीण भाइयों तक सभी तरह की, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो किसी विषय पर उनको ज्ञान देनी हो, चर्चा करनी हो, साइंटिफिक चीज़ उनको बतानी हो, ये विभिन्न स्कीमों के तहत हम करते हैं। जी, नाबार्ड और कृषि उत्पादकता ये आपस में काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। तो कृषि उत्पादकता में मिट्टी के उपजाऊपन को लेके उसकी कितनी महत्वता है? देखिए, आप उत्पादकता और स्वस्थ मिट्टी का बहुत ही गहन संबंध है। आपका जितनी स्वच्छ आपकी मिट्टी होगी उतनी ज़्यादा आपकी उत्पादकता होगी। और मिट्टी यानी हमारी धरती जो कि हमेशा पूजनीय रही है, लेकिन हम अपने उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऐसी एक साइकिल में फंस गए जिसमें, क्योंकि उत्पादकता एक फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रश्न हमारे भारत के सामने आज़ादी के बाद खड़ी हुई थी। तो अभी पहले 60 का दशक निकला, 70 का दशक निकला, जब हम हरित क्रांति की बात किए थे तब हम उत्पादकता पर बहुत ही हमारा फोकस रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब आगे हम वो करते गए तो ये हम महसूस करने लगे कि इस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कुछ जो हमने उपाय किए थे उनसे हमारी जो मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है और उससे हमारी उत्पादकता में
गिरावट आ रही जी, है। जी। तो ये एक बहुत गहन संबंध है उत्पादकता और मिट्टी। और इस विश्व मृदा दिवस पर हमें मिट्टी की महत्व समझनी ये बहुत दिवस बहुत याद दिलाता है। जी। और ये बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ स्वास्थ्य, उसके स्वास्थ्य को नहीं, उसके साथ उठी समस्याओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करता है। जी। और हमें ये एक फिर से संकल्प लेने की ज़रूरत है इस दिवस पर कि हम अपनी मिट्टी, अपनी धरती के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जी। मिट्टी जितनी ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जल। हरियाणा में भूजल की क्या स्थिति है और क्या ज़रूरी चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम भूजल का जो एक स्तर है उसे बना के रख सकें? देखिए, दो चार चीज़ें हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी शुरू किया है, जीवा, जी। जिसमें कि 5 J हैं। अच्छा। जल, ज़मीन, जलवायु, जंगल है। जी। इन सभी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी। तो जल और ज़मीन मतलब मिट्टी, जी। इन दोनों का बहुत ही अहम भूमिका है हमारी पूरी कृषि में। आप अगर पीछे देखेंगे या अभी भी अगर समस्याओं की बात होती है कुछ क्षेत्रों में, तो इरिगेटेड अनइरिगेटेड की बात होती है। इरिगेटेड मतलब सिंचाई पहुंची हुई है वहाँ तक, अनइरिगेटेड है जहाँ की आप तक सिंचाई नहीं पहुंची है और आप वर्षा पर ही आधारित हैं। तो उसमें होता है कि आप मॉनसून्स कभी इरेटिक होती है, कभी ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। तो इन सभी चुनौतियां जो आ रही थी उनको डील करने के लिए हुआ कि इरिगेशन की फैसिलिटी जब आई बहुत से राज्यों में, तो साथ साथ मुफ्त बिजली भी आ गई। फिर हमने ये नहीं देखा कि हमें इस प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करना है, हमने उसको पूरी यूज़ की। फ्लड इरिगेशन में हमने काम किया। तो ये दोनों चीज़ अभी कम से कम हरियाणा राज्य में, जहाँ तक मैं बात करूँगी, बहुत ही चिंतनीय स्थिति पर है। जी। हमारे 146 ब्लॉक जो होते हैं उनमें से 88 ब्लॉक ओवर एक्सप्लॉइटेड है। उसमें से 36 ब्लॉक क्रिटिकल कैटेगरी में भी हैं। तो अब ऐसा समय आ गया है कि समय रहते ही हमें बहुत सारी उपाय करनी है। हमें बहुत सारी एक अपनी कृषि प्रणालियों में बदलाव लाने हैं। और उस बदलाव के लिए हमें किसानों के बीच में जागरूकता लानी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा। तो जैसे कि आपने अपने पहले प्रश्न में ये पूछा कि नाबार्ड का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मैंने कहा आपको कि देखिए, डिमांड साइड होती है, सप्लाई साइड होती है। सप्लाई में क्या है कि किसान को ऋण चाहिए, तो हमें ऋण उनके पास उपलब्ध कराना है। और डिमांड साइड ये होती है कि हमें आप में जागरूकता लानी है। बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं सरकार की जो चल रही है, उसके तहत आप निम्न दरों पर आप क्रेडिट ले सकते हैं अपने बुआई के सीज़न। और ये एक हम लोग कृषि में एक बहुत शब्द यूज़ करते हैं कि जो मौसम जिस तरह होता है, मौसमी खेती है ना, तो सीजनल वे में आपको बुआई के समय आपको क्रेडिट मिलेगी, और जब आपकी फसल की कटाई होती है तब आपका रीपेमेंट आएगा। तो इसको बड़े साइंटिफिक वे में जो आप केसीसी स्कीम का, किसान क्रेडिट कार्ड का आप लोग जानते होंगे, तो ये नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी। और ये केसीसी स्कीम के साथ बाद में भारत सरकार ने एक इंटरेस्ट सबवेंशन की भी स्कीम लाई, जिसके कारण आज निम्न दरों पर किसानों को ऋण उपलब्ध की जाती है। जी। जल संरक्षण की जब हम बात करें तो उसमें एक वाटरशेड टर्म का इस्तेमाल होता है। तो वाटरशेड क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है जो जल संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, जल संरक्षण क्या है, आज भी आप बहुत सारी ऐसी चर्चाएं सुनते होंगे जिसमें कि बारिश होती है और हमारी जो टोपोग्राफी है उसके कारण रन ऑफ्स हो जाते हैं। रन ऑफ्स में क्या होता है कि एक कटाव भी होती है, और जो ऊपरी स्तर है मिट्टी की वो बहुत उपजाऊ होती है। वो अगर बह जाती है तो आपकी वहाँ की उत्पादकता पर असर होता है, आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता है। तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है नाबार्ड ने 1992 के समय से ही चालू किया, और हम विभिन्न राज्यों में जहाँ की ऐसी
एक एरिया डिफाइंड होती है जिसको कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वैसे एरियाज़ जहाँ पर कि हम वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम को चला सकते हैं, वैसे प्रोग्राम्स को चलाया। ये हमारी बहुत ही कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के साथ होती है। हम एक वाटर यूज़र्स एसोसिएशन और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की, जिसमें कि समाज की भागीदारी रहती है, उस तरह से इस प्रोग्राम को करते हैं। इसमें ये है कि जहाँ पे बारिश हो रही है वहीं पर उस बारिश का हम संचय करें। जब हम बारिश को वहाँ पर संचय करते हैं, बहुत तरह के उसमें होती है, जहाँ पर कि हम उसके कॉन्टूर बंडिंग एक प्रक्रिया होती है, जहाँ पर कि आपकी चेक डैम्स बनाए जाते हैं, वृक्षारोपण की जाती है, और वैसी सारी कृषि प्रणाली को लागू की जाती है जहाँ पे पानी का बचत होता है। वैसा हम एक प्रोग्राम, बड़ी होलिस्टिक सी प्रोग्राम करते हैं। वहाँ पर हम अपने ग्रामीण भाइयों और किसानों को ये भी कहते हैं कि आप कुछ कृषि से जो जुड़े हुए एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आप का आय वृद्धि हो सकता है, चाहे वो डेयरी हो, चाहे पोल्ट्री हो, चाहे फिशरीज हो, थोड़ी बहुत वैसा आप एक्टिविटी आप करें। तो वाटरशेड डेवलपमेंट जो है एक नेचुरल रिसोर्स प्रबंधन का कार्यक्रम है जो नाबार्ड काफ़ी दिनों से चला रही है, और अब जलवायु परिवर्तन का जो एक अलग तरह का चुनौती हमारे सामने खड़ा हो रखा है, उसमें भी हम बहुत काम कर रहे हैं। तो इन्हीं वाटरशेड एरियाज़ में हमने क्लाइमेट प्रूफिंग एक एड ऑन एक्टिविटी के रूप में हमने लिया, और हम जहाँ भी, जैसे यहाँ पर हम मोरनी हिल्स वाले एरिया में वाटरशेड प्रोग्राम्स चला रहे हैं और महेंद्रगढ़ में चला रहे हैं, वहाँ पर इन दो एरिया में अभी हमारी ये भी कोशिश है कि नूह वाले जो ज़िला के एरिया में भी, वहाँ भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वहाँ भी कुछ ऐसे पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर हम वाटरशेड प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यूजुअली हम ग्रास रूट लेवल के जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो वहाँ पर कार्यरत होते हैं, जिनको वहाँ के एक सामाजिक परिवेश में उनकी एक एंट्री रहती है, क्योंकि आपका सबसे ज़रूरी है इसमें एक समाज की भागीदारी हमारी वाटरशेड प्रोग्राम में। तो हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमें एक वहाँ का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिल जाए जिसके साथ मिलकर हम इस प्रोग्राम को करें। और हमारी बहुत ही सक्सेस स्टोरीज़ हमारे जिसमें वाटरशेड एरियाज़ में आई हैं, जहाँ वाटर टेबल अच्छा आया है, एक इरिगेशन का सोर्स हम क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ के रहने वाले लोग अपने कुछ कृषि की उत्पादकता उनकी बढ़े, और उनको अन्य एक्टिविटीज़ के साथ भी हम करते हैं, कुछ प्लांटेशंस करवाते हैं इस तरह से। तो हरियाणा का अगर एक ज्योग्राफिकल एरिया भी देखा जाए तो बेसिकली जो 24/7 वाटर फ्लो है वो सिर्फ यमुना की तरफ से, बाकी सारा नहीं है। तो उस वजह से अगर वाटरशेड प्रोग्राम को कम्युनिटी की तरफ से सपोर्टिंग आ जाए, ग्रेडियंट वाली भी ज़रूरी है, टोपोग्राफी को भी देखना पड़ता है। तो जैसे मोरनी हिल वाली इलाके में हमने एक दो प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए, महेंद्रगढ़ में कर रहे हैं, और अभी नूह में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम उसमें काम आगे बढ़ाएं। तो जहाँ भी हमने देखा है वहाँ पर किसान भाई लोग बहुत खुश हैं, और जब हम हैंड ओवर करते हैं तो वाटर यूज़र्स एसोसिएशन को करते हैं हैंड ओवर, और ये हम एक दूर से उस पर निगरानी रखते भी हैं कि ये देखने काम हो रहा है, किस तरह से काम, क्योंकि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जहाँ सतत विकास की जहाँ बात आप करते हैं, तो ये ज़रूर एक रखना पड़ेगा हैंड होल्डिंग, और आप किस तरह से उससे एग्ज़िट करते हैं। तो ये हम बहुत ही इस पर विशेष ध्यान देते हैं कि जो भी हमारी इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है, एजेंसीज हैं, चेक भी रखा जाए। हाँ, वो पहले अपना उनको जब हम कोई कार्यक्रम देते हैं, कोई प्रोजेक्ट देते हैं, तो ये हम इंश्योर करते हैं कि आप उस पर ध्यान जरूर रखिए, और बीच बीच में हम उनसे संपर्क में भी रहें। जी, तो नाबार्ड इतना एफर्ट कर रहे हैं, तो इन सब एफर्ट्स के साथ किसानों को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए, जैसे आपने बोला कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, इसके अलावा और किसानों को नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के नाबार्ड की तरफ से कैसे एफर्ट्स किए जाते हैं, किस तरह किया जा रहा है? देखिए, आपने शुरू में ही स्थापना की बात की, तो उसी समय एक कार्यक्रम था VVV, विकास वॉलंटियर वाहिनी, जिसको कि बाद में पुनः रिक्रिश्चन किया गया, जिसको कि हम फार्मर्स क्लब, कृषक क्लब कहते थे। ये कोई क्लब नहीं था, ये एक संगठन थी किसानों की। आप जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर किसान जो हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं। हरियाणा में भी 70% जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत हैं। तो उन
तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाना। अगर आप बड़े किसान हैं, आप टेक्नोलॉजी खुद लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल। आप जो भी नई प्रणाली है, जो गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो ये छोटे और सीमांत किसान हैं, उनमें एक झिझक भी रहती है, उनमें वो ये भी नहीं रहती, क्षमता भी नहीं होती है कि वो जाकर पूछें। तो हमारे भारत सरकार की बहुत बड़ी एक्सटेंशन एजेंसीज भी है जो KVKs के नाम से जानी जाती है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि ऐसी संगठित रूप में जब भी किसान भाई साथ आकर कोई चीज़ करते हैं तो उनकी एक बार्गेनिंग पावर मिलती है उनके। और जो मानिए आप लैब टू लैंड, एक शब्द आपने सुना होगा, जो वैज्ञानिक लोग जो भी विज्ञान के तौर पर जो भी नई खोज ला रहे हैं, उनको किसानों तक पहुंचाना बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो तकनीकी एडॉप्शन है वो क्या ऐसे छोटे किसानों के लिए संभव है। तो उस समय हमारी ये फार्मर्स क्लब पहले थी और अब हम फार्मर्स क्लब से थोड़ा और बड़ा बना लिए, क्योंकि फार्मर्स क्लब बहुत ही इनफॉर्मल बॉडी थी, वो कोई काम करने के लिए रजिस्टर्ड नहीं थी। तब अब हम आ गए हैं FPOs के इस पर। तो वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होता है वो हम कोशिश करते हैं, जब भी हम ये FPOs की गठन कर रहे हैं वो हम कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजी उन तक पहुँचाएँ। हमारी ये जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हैं, KVKs हैं, हमारे हर ज़िले में आपको मालूम होना चाहिए, 2 हम स्टेट में रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय हमारी रहती है, पर जिला स्तर पर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बैठते हैं। उनका ये प्रमुख कार्य होता है, जितने भी हितधारक हैं उसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं, KVKs भी आते हैं, उनके और किसानों के बीच के गैप को ब्रिज करना, एक लिंक बनाना, एक लिंक बना कर रखना। तो ये एक लिंक है जिससे कि हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में ऐसे KVK के लोगों को, विश्वविद्यालय के लोगों को, उनको भी एक फोरम चाहिए, उनको भी एक मंच चाहिए, बिल्कुल, जिस पर आके वो एक बड़ी सी किसान की सभा को बता सकें कि क्या करना चाहिए, चाहे वो आपको नेचुरल रिसोर्स के मामले में हो, चाहे आपको कई नई तकनीक के रूप में। क्योंकि अब अगर आप कृषि की इसको देखेंगे, खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, वहाँ पर ये क्या है कि कृषि एक अलग स्तर पर है, जहाँ पर कि वैल्यू एडिशन की बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपका पैदावार है, तो जैसे आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो आपके जो उत्पाद है उसमें केमिकल रेसिड्यू ना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है, किसी टेक्नोलॉजी के यूज़ करने से आपका ग्रेडिंग, सॉर्टिंग की आपकी टेक्नोलॉजी आपने अगर वहाँ ज़मीनी स्तर पर लगाई, तो आपको कैसे वॉल्यूम्स, आपको कैसे बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगी, आपको अच्छी आमदनी होगी, इस पर हम काम करते हैं और ये लिंक हम बनाए रखते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसमें नाबार्ड का क्या इम्पोर्टेंस है? ग्रामीण क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें नाबार्ड बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। एक RIDF फंड है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो कि प्राथमिकता क्षेत्र में जो हर बैंक को एक लेंडिंग करनी होती है, ऋण देनी होती है, उसमें जो अगर वो ऋण देने, मानिए उनको 100 रुपये देने थे प्राथमिकता क्षेत्र में, उन्होंने 80 दिए, तो ये 20 रुपये उनको RIDF फंड में जमा करना होता। अब RIDF से बहुत ही कम ब्याज पर हम राज्य सरकार को लोन देते हैं, ठीक है, और राज्य सरकार की भी उसमें कुछ शेयर रहती है, उनकी कंट्रीब्यूशन, बट मेजर जो RIDF की कॉर्पस रहती है उससे हम उसमें देते हैं। और चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपको माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र में हो, चाहे आपको कोई चेक डैम्स बनानी हो, मार्केट तक पहुंच बढ़ाने के लिए अगर आपको रोड्स बनाने हो, आपको ग्रामीण क्षेत्रों तक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो, आपको ग्रामीण क्षेत्र तक सैनिटेशन हो, तो इन सभी आधारभूत, और इसकी एम्बिट इतनी बढ़ा दी गई है, अभी बहुत सारे एक्टिविटीज़ को इसके अंदर लाया गया है। अभी हम बहुत बड़े तौर पर हरियाणा में जितने पंप्स लगे हुए हैं, आप जानते हैं कि अभी जब हम देश नेट ज़ीरो की बात कर रही है, तो हमें जो फॉसिल फ्यूल की
जो ऊर्जा है उसमें कमी लानी है और सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा जाना है, तो हरेडा जो राज्य सरकार की कॉरपोरेशन उसको बहुत बड़े तौर पर हम अपने RIDF कॉर्पस से पंप की सोलराइजेशन के लिए दे रहे हैं। तो आप अगर अक्रॉस माने पूरे हरियाणा में आप इधर से अगर उधर तक दौरा कर रहे हैं, अगर आपको सोलर पैनल्स दिखें पंप के पास, तो आप समझिएगा कि इसी RIDF फंड के माध्यम से हमने राज्य सरकार को सपोर्ट किया है और सोलराइजेशन में हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो जब भी नाबार्ड की तरफ से कोई सपोर्ट चाहते हैं, तो आपने जैसे पहले भी कहा कि जो राज्य सरकार की या राज्य में रहने वाली जो एक अदर कम्युनिटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो इसमें एक किसान उत्पादक संगठन FPO, उसका कितना योगदान है और हरियाणा में किसान उत्पादक संगठन किस तरह से काम करता है नाबार्ड के साथ मिलके? देखिए, अभी फोकस भारत सरकार की भी और नाबार्ड की भी, ये किसान उत्पादक संघ की गठन उनको एक स्तर पर ले जाना जहाँ की वो एक, जैसे आपने बोला ना, FPOs अगर हैं तो वो कंपनीज एक्ट में, कोऑपरेटिव्स में एक कंपनी के तौर पर उभर के ऊपर आ रहे हैं। तो जो लक्ष्य है ये है कि एग्रीगेशन, जब आप 300, 400, 500 किसानों को जो कि कृषि में या कृषि के अंदर भी एक तरह के उत्पाद में जुड़े हुए हैं, हम लोगों की ये कोशिश होती है कि जैसे कि हम वेजिटेबल कल्टीवेशन में, सब्जियों की उत्पाद में जो जुड़े हुए हैं, हम वैसे स्पेसिफिक FPO बना दें, हम डेयरी के क्षेत्र में FPO बना दें, क्योंकि उनके जो आप एक कहते हैं कि नेगोशिएशन का पावर बढ़ जाता है। अगर वो मानिए कॉरपोरेट से भी उनको बातचीत करनी है, तो ये जो वॉल्यूम्स मिलता है उससे उनको एक बल मिलती है। तो उनका जो एक कभी कभी कहते हैं कि ऐसी बड़ी कंपनियों के साथ जब आप बिजनेस के लिए कृषक आगे आते हैं तो बहुत बार उन पर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो जब आप एक FPO के तौर पर आगे आते हैं तो आपको वो बल मिलती है, आपको नेगोशिएशन का पार मिलता है और आप बहुत अच्छी तरह से, और एक संगठन में बल है, ये सभी को ही हम लोग जानते हैं, वो कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में हो चाहे आपको FPOs में हो, तो इस तरह से होता है। हम ये कोशिश करते हैं कि इन FPOs की सबसे एक अहम चीज़ जिसमें कि नाबार्ड बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो एक बात मैं जो पूछना चाहूँगा वो ये है कि जैसे हरियाणा में आपने बात करी थी कि बड़े किसान भी हैं, छोटे किसान भी, तो छोटे किसानों को जो ऋण प्रोवाइड करने होते हैं उसमें नाबार्ड की क्या भूमिका है? देखिए, छोटे किसानों में को ऋण जो देनी होती है वो बैंकों द्वारा ही जाती है, और KCC स्कीम जिसको कि नाबार्ड ने पायनियर किया था वो KCC स्कीम के अंदर दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KCC के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एक संपूर्ण अच्छी सी मास्टर गाइडलाइंस इन्होंने सभी बैंकों को इशू की है, जिसमें कि 3 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड तक भारत सरकार का सबवेंशन भी मिलता है। तो नाबार्ड कहीं ना कहीं बड़े अच्छे तरीके से पुश दे रहा है, हाँ, पुश दे रहा है। और हम किसान क्रेडिट कार्ड को अब ये इस तरह आ गया है कि हमने उसको डिजिटलाइज कर दिया है, और अभी कुछ ही दिनों में हम eKCC एक पोर्टल डेवलप किए हैं जिस पर हम सभी बैंकों को ऑन बोर्ड कर चुके हैं, और उनको उसको अब देश को समर्पित भी किया जाएगा कि ये हमने एक, ताकि आप अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा KCC ऋण का एप्लीकेशन डाल सकें। तो खेती में तो किसानों को नाबार्ड काफ़ी मदद कर ही रहा है, इसके अलावा और किन सेक्टर्स में नाबार्ड की तरफ से मदद मिल रही है? देखिए, मैंने शुरू में बताया कि नाबार्ड की स्थापना कृषि और ग्रामीण विकास इन दोनों चीज़ों के लिए हुई थी। तो कृषि ज़रूर, हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है, तो अब ग्रामीण भारत की जब बात होती है तो कृषि के अलावा किसी चीज़ पर अहमियत नहीं दी जाती है। लेकिन अब आपको देखना होगा, जब आप कृषि की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि ये भी बोला जाता है कि कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे कृषि पर आधारित है, ओवर डिपेंडेंस जिसको कहते हैं। तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि हम दूसरे ऐसे आय वाले स्रोतों पर उनको, तो नाबार्ड उनके लिए भी ऋण देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब देखिए, आगे बढ़ना KCC भारत सरकार को आगे बढ़ाते हुए बने, KCC में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फिशरीज, फिर आपको बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन,
सभी को केसीसी के अंदर ले आया गया है और जी। उस पर भी आपको इंटरेस्ट का सब नाबार्ड इज ऑलवेज देयर फॉर यस यू। हम लोग पॉलिसी लेवल जो है ना, जी। पॉलिसी एडवोकेसी जिसको की जाती है, तो हम अपने जो हमारे जिला स्तर पर भी लोग काम करते हैं, तो उनसे जो और हम सभी समय इंटरेक्ट करते रहते हैं अपने सभी हितधारकों से, जिसमें किसान प्रमुख हितधारक हैं, बिल्कुल। उनकी रिस्पॉन्सेज से हम पॉलिसी के लिए भारत सरकार को फीडबैक देते हैं। तो एक छोटा सा संदेश, विश्व मृदा दिवस मना रहे हैं, वर्ल्ड सॉइल डे है, तो एक किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज इस विश्व मृदा दिवस पर मैं ये संदेश अपने किसान भाइयों को देना चाहूँगी कि जो मिट्टी है वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और सबसे बड़ी हमारी अमानत है। इसे हमें बहुत अच्छी तरह से अपने कृषि के सतत विकास के लिए, भविष्य के संरक्षण के लिए भी समेट कर रखना है। और ये बहुत ज़रूरी है, जो हम अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमने जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बहुत इनडिस्क्रिमिनेट किया है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग कराएं। भारत सरकार भी और नाबार्ड इस क्रम में लगी हुई है कि हर जगह सॉइल टेस्टिंग लैब की स्थापना हुई है। आप अपने सॉइल का टेस्ट कराइए हर जगह, और उस अनुपात में जो आपके जिस भी न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपके सॉइल में कमी है, उसी का आप अपने ये बहुत समझना ज़रूरी है कि आपके देश में आपकी क्या ज़रूरत है, और किसान होने के नाते आपका देश आपके लिए हमेशा तैयार कर, लेकिन ज़रूरी है कि आप भी अपने देश, अपनी मिट्टी को समझें। और अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो, तो नाबार्ड आपके लिए हमेशा है। स्टूडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।